जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हर रोज़ की भांति फिर से उपस्थित हैं आप सभी के बीच में इस होमवर्क सीरीज को लेकर के। आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि इस होमवर्क सीरीज में कौन कौन सा बुक चलाया जा रहा है। नहीं पता है तो फिर से एक बार सुन लीजिए। पहला तो एक बेस बुक के रूप में लुसेंट चलाया जा रहा है, जो हमेशा से चलती आ रही है। उसके बाद एक सार संग्रह जो महेश बर्नवाल का होता है SPD। उसके बाद एक जो है आप सभी के बीच में क्विक बुक दृष्टि का चलाया जाए, जो कि साइंस में हो जाएगा। और लास्ट में आप सभी के बीच एक करंट का बुक जो कि SPD का ही है, इसको भी चलाया जाता है। इन सभी बुक को एक नए सिरे से स्टार्ट किया गया है, जो कि आगामी जो भी परीक्षा है, सभी परीक्षा को देखते हुए, सभी का सिलेबस देखते हुए एक सम्मिलित रूप से, जब चाहे वो BPSC टायर 4 का एग्जाम हो, टीचर का हो, या फिर दरोगा का आने वाली वैकेंसी, या फिर BSSC का भी जो भी एग्जाम है, सभी का कंबाइंड रूप से करके एक जगह से एक सिरे से चलाया जा रहा है, ताकि आप सभी के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न का रिवीजन करवा सके। और इसी प्रश्न का रिवीजन करवाते करवाते आप सभी को याद हो जाएगी, और इसी तरह से आप सभी हमारे पास बने रहिएगा। कल आप सभी के बीच में एक क्वेश्चन दिया गया था, इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से सुना था। क्वेश्चन था कि पादप जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोलस्का संघ होगा। इसका जवाब बहुत सारे दोस्तों का आया था, जिसमें पहले स्थान पे दीपू राय जी हो जाएंगे, दूसरे स्थान पर विवेक कुमार जी हो जाएंगे, और तीसरे स्थान पर सोनू कुमार जी हो जाएंगे। इसी तरह आप सभी भी लास्ट तक क्लास को देखा कीजिए, और लास्ट में जो क्वेश्चन छोड़ा जाता है उसका जवाब देने का प्रयास कीजिए, और जगह कहाँ से वहाँ का भी बताया कीजिए, ताकि हम आप सभी के बारे में जान सके आप लोग कहाँ से हमारे वीडियो को देखते हैं। और इस तरह से वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेली करंट अफेयर्स क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बताना आज का क्लास से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ हुआ है? ये तेहरान हुआ है। और बताइए तेहरान किसका राजधानी है? ईरान का राजधानी। ईरान का राजधानी कहाँ हो जाएगा? तेहरान। और यहीं पे त्रिपक्षीय वार्ता संपन्न हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब था आप लोग का। अगला क्वेश्चन बताना, आप सभी को जवाब दीजिएगा कि हाल ही में पुतलों की परेड मरबत उत्सव कहाँ मनाएगा? ये महाराष्ट्र मनाएगा। अभी क्वेश्चन महाराष्ट्र नागपुर में मनाएगा, महाराष्ट्र के नागपुर में मनाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, हाल ही में भारत सरकार ने किस OECD देश के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA पर हस्ताक्षर किया? ये इजराइल के साथ किया। इजराइल के साथ किया है। सही जवाब इजराइल हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप सभी को जवाब देना है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? राजीव रंजन को नियुक्त किया गया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन है आप सभी के बीच में कि हाल ही में FT मास्टर्ड इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान किसको मिला है? ये IIM बेंगलुरु को पहला स्थान मिला। सही जवाब बताइए। SDG इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 99 स्थान है SDG इंडेक्स में। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा पीस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? पीस में 115 स्थान, पीस में 115, और हैप्पीनेस में 118 हो जाएगा। सही जवाब बताइए। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130 में, और जेंडर गैप में कौन सा है? 131वां स्थान। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए अगला क्वेश्चन, फायर पावर इंडेक्स भारत का स्थान चौथा स्थान हो जाएगा। और बताइए अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार सूचकांक में 96वां स्थान। और बताइएगा प्रेस फ्रीडम भारत का स्थान 151वां स्थान हो जाएगा। सही जवाब, बहुत जवाब। इन सभी को ध्यान रखिएगा, स्थान कहीं ना कहीं एक प्रश्न पूछ देता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन जवाब देना आप सभी को कि हाल ही में INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? इसको विशाखापट्टनम में शामिल किया है। कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में शामिल किया गया। बहुत सही जवाब हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को कहाँ लॉन्च किया है? ये गुजरात। ई विटारा को गुजरात में लॉन्च किया, वहां पर अपना पिटारा खोल दिया गुजरात में। सही जवाब हो जाएगा। अगला जवाब देना आप सभी को, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये श्रीनिवास इजेंती को नियुक्त किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब हुआ था? ये 1875 में हुआ। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। और बताइए एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन होगा? यही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। एशिया में ही पुराना है और भारत का ही सबसे पुराना है। ठीक है। और बताइए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पड़ता है? मुंबई, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। दलाल स्टेट मुंबई में पड़ता है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप सभी को जवाब देना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला 30 सेवा सेमिनार रन संवाद 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ? ये मध्य प्रदेश में। रन संवाद कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में चलाया गया। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन बताना आपसे, ऑपरेशन हॉक ये किसके द्वारा चलाया गया? ये CBI के द्वारा चलाया। बाल यौन शोषण से संबंधित है, ये उस पर चलाया गया। और बताइएगा
ऑपरेशन जो है ऑपरेशन सहयोग, ये कहाँ से लाएगा? ये मणिपुर में चलाएगा, ठीक है। और मणिपुर में भी क्या लागू है? राष्ट्रपति शासन लागू है। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से लगता है? अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। सही जवाब बताइएगा। राहत ऑपरेशन कहाँ से लाएगा? राहत ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर 3 जगह पे चलाया गया, ठीक है। सही जवाब बताइए। ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया गया? ये म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए चलाया गया था, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा। वहीं वापस लाने के लिए जो पीड़ित होगा उसको वापस लाएंगे। अगला बताना है आप सभी को, ऑपरेशन सिंधु कहाँ से लाया गया? ये ईरान में। और ऑपरेशन सिंदूर है वो कहाँ से लाया गया? ये पाकिस्तान के पीओके वाले इलाकों पे चलाया गया था, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए ऑपरेशन जो है ना शिव शक्ति, ये कहाँ चलाया गया? ये जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के विरोध में चलाया गया था, ठीक है। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन आपसे एक बीच में, हाल ही में AI चालित एक्सेल AUV घोस्ट शार्क पनडुब्बी का अनावरण किसने किया है? ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ हो जाएगा? कैनबरा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है? कैनबरा हो जाएगा, सही जवाब है। और कंगारुओं का देश किसे कहा था? ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा, बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे, हाल ही में ऑपरेशन रेनबो किसने चलाया है? ये राजस्व खुफिया विभाग के द्वारा, राजस्व खुफिया विभाग के द्वारा चलाया गया, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या के श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ये इंदौर को मिलकर, इंदौर को ही मिला है, ठीक है। इंदौर को शीर्ष स्थान मिला है, सही जवाब है। इंदौर को ही मिला है। बताइए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जैव विविधता सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला शहर कौन बन गया? शहर कौन बना है? ये चेन्नई बन चुका है, चेन्नई। अगला क्वेश्चन, FID यानी फीडे विश्व कप 2025 किसकी मेजबानी में होगा? ये गोवा, भारत में गोवा की मेजबानी में होगा, सही जवाब गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बीच में अगला बताना है कि हाल ही में विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बन गया? ये अभिमन्यु मिश्रा बन गया, जो अभिमन्यु मिश्रा हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और अभिमन्यु मिश्रा कहाँ का है? ये अमेरिका का है, USA अमेरिका का है, जो कि 16 वर्ष का ही हो जाएगा, ये 16 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। बहुत बताएगा। 88वां ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? दिव्या देशमुख बनी, ठीक है। और 89वें क्रम कौन है? रोहित कृष्णन बन चुका है, जो 89वें क्रम का क्या ग्रैंड मास्टर हो जाएगा। बताइए पहला ग्रैंड मास्टर कौन बना था? ये विश्वनाथ आनंद, ठीक है। विश्वनाथ आनंद। बताइए शतरंज दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 20 जुलाई को मनाया था, 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाया जाता, सही जवाब हो जाएगा। और बताना है आप सभी को, बताइएगा अगला क्वेश्चन आपसे एक बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार में शामिल हुआ? ये ब्राइट स्टार ये मिस्र का हो जाएगा, मिस्र का, ठीक है। मिस्र का हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और साइक्लोन अभ्यास किस देश के बीच में होता है? ये भी भारत और मिस्र के बीच में, भारत और मिस्र के बीच में हो जाएगा, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एटलस सर्वेक्षण दूरबीन ने 3I एटलस धूमकेतु की खोज की है। यह दूरबीन कहाँ स्थित है? ये चिली में। चिली का राजधानी कहाँ होगा? सेंटियागो, ठीक है। सेंटियागो में। बताइए हाल ही में स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक कौन प्रस्तुत किया है? ये दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की तरफ प्रस्तुत कर दिया गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने 2025 में लानिना के फिर से उभरने का अनुमान लगाया है। मतलब WMO का मुख्यालय कहाँ होगा? जेनेवा में होगा, ठीक है। WMO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और इसका स्थापना कब हुआ WMO का? 1950 में। 1950 में इसका स्थापना किया गया, सही जवाब बताइए। लानिनो कैसा जलधारा? ये गर्म जलधारा है, ठीक है। लानिनो ठंडी जलधारा है, एल नीनो गर्म जलधारा है। एल नीनो कैसे जलधारा है? ये गर्म, ला नीनो ठंडी जलधारा हो जाएगा, ठंडी जलधारा हो जाएगा, ठीक है। और बताइए एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बालक ईसा, ठीक है। बालक ईसा हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा, क्योंकि इसका उत्पत्ति क्रिसमस के समय में ही होता है, इसलिए इसको बालक ईसा कहा जाता है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान प्रारंभ करने की घोषणा कौन किया? ये उत्तर प्रदेश बाबा योगी राज आदित्य की नगरी में किया गया, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना, हाल ही में 20 करोड़ साल पुराने फाइटोसौर के जीवाश्म की खोज कहाँ हुआ? ये राजस्थान हुआ, राजस्थान में किया गया, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, हाल ही में ओणम 2025 का शुरुआत कहाँ हुआ? केरल। ओणम फेस्टिवल कहाँ का है? ये केरल का हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही विलुप्त के कगार पर स्थित अपतानी प्रथा का संबंध कहाँ किससे? ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अपतानी प्रथा का संबंध ये अरुणाचल प्रदेश है। और इस प्रथा में नाक में जो है लकड़ी का रिंग बना के लगाया जाता है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में एथलीटों के लिए भारत का अपना पहला मोन्ट्रो ट्रैक कहाँ प्रारंभ होगा? ये दिल्ली में, भारत का दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की गई है?
ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किया गया, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में 15 MTOE श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे हासिल किया? ये महाराष्ट्र द्वारा हासिल किया गया, ठीक है, महाराष्ट्र द्वारा हासिल किया गया। दोस्तों आज का जो भी डेली करंट अफेयर का बन रहा था सभी करवा दिया गया। अब चल रहे लूसेंट के माध्यम से जो होमवर्क आपसे के बीच में दिया गया था PDF मिल गया होगा। अगर आप लोग को नहीं पता होमवर्क कैसे प्राप्त करना है तो डेली का होमवर्क आप सभी को व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल पर डाला जाता है, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद अबाउट पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा और वहाँ से जाकर हमारे चैनल से जुड़िए और उसके बाद आप होमवर्क प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का लूसेंट के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था। बताना आप लोग जब भारतीय परिसीमन समिति जो इसका गठन कब किया गया था? ये 1935 में किया गया था और किसके अध्यक्षता में किया गया था? ये लॉर्ड हेमंड का, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। और बताना आप सभी को ये परिसीमन आयोग है ये उसमें किसके गवर्नर जनरल या वायसराय था उसमें? ये वेलिंगटन समय में आया था, ठीक है, 1935 में हो जाएगा। अगला कुछ बताना राष्ट्रीय योजना समिति गठन कब किया गया था? ये 1938 में किया गया। और बताना आपको योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। और उसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स आयोग का गठन कब किया गया? ये 1942 में यानी स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में किया गया था। और क्रिप्स आयोग के समय गवर्नर की आवास है ये लिथगो हो जाएगा, सही जवाब है। पता अगला क्वेश्चन कैबिनेट आयोग का गठन कब किया गया? ये 1946 में। इसका अध्यक्ष कौन था? पैंथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य था, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। इसमें से लॉरेंस इसका क्या था? अध्यक्ष हो जाएगा। और बताइए कैबिनेट मिशन के समय वायसराय कौन हो जाएगा? बेबेल हो जाएगा, ठीक है, बेबेल के समय आया था। बताइए दुर्भिक्ष जांच आयोग का गठन कब किया गया? 1943 में किया गया। और बताइए दुर्भिक्ष जांच आयोग का संबंध किससे है? बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार करने हेतु, ठीक है। और इसका अध्यक्ष कौन था? सर चार्ल्स वुड हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बेबेल के शासनकाल में आया था। पता सर्जेंट आयोग का गठन कब किया गया था? ये 1944 में जॉन सर्जेंट की अध्यक्षता में हुआ था और इसमें बेबेल के समय में। और सर्जेंट आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा विकास हो जाएगा। बताइएगा रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव को उपाधि कौन दिए थे? ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, सही जवाब है। और महात्मा गांधी को महात्मा को उपाधि कौन दिया? नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर, दोनों अपना अदला बदली कर लिए थे। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कौन कहा था? एडोल्फ हिटलर, ठीक है, एडोल्फ हिटलर के द्वारा ही कहा गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना सरदार को उपाधि किसको दिया गया था? वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। और किसके द्वारा? बारदोली की महिलाओं के द्वारा, ठीक है, बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही दिया गया था, सही जवाब हो जाएगा। पता है देश रत्न या आजाद शत्रु किसको कहते हैं? राजेंद्र प्रसाद को कहा था। और ये कौन कहते हैं इसको? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। देश रत्न या फिर आजाद शत्रु कहा गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कायदे आजम किसे कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा था कायदे आजम? ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि देश नायक के नाम से किसे जानते हैं? ये सुभाष चंद्र बोस, देश नायक के नाम सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। और इसको कौन कहा देश नायक? रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि RNT भी इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं आप सभी। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को कि विवेकानंद की उपाधि किसे दिया गया था? ये स्वामी विवेकानंद को। और ये कौन दिया था? महाराजा यानी राजा खेत्री के द्वारा दिया गया, ठीक है, सही जवाब है। पता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कौन कहते हैं? ये सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता कहते, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि कौन दिया था? अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया, ठीक है, अकबर द्वितीय के द्वारा ही दिया गया। बताना आप सभी को तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ। और तराइन का प्रथम युद्ध किसका जीत हुआ था? इसमें पृथ्वीराज चौहान का जीत हुआ और गौरी का क्या हुआ था? हार हो गया था। और एक साल बाद फिर से 1192 में क्या हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, उसमें गौरी का क्या हुआ? जीत हुआ। और किसका हार हुआ? पृथ्वीराज चौहान का हार हो गया, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चंदावर का युद्ध कब हुआ था? ये 1194 में हुआ। किसके बीच में हुआ था? ठीक है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। इसमें गौरी जीत गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? ये 1526 यानी 21 अप्रैल 1526 लड़ा गया था। और बताना इसमें जीत किसका हुआ था? बाबर के हुआ था, ठीक है, बाबर एवं किसके बीच लड़ा गया था? ये इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी मारा भी गया था। इसमें कभी कभी पूछता है कि युद्ध के मैदान में मरने वाला पहला शासक कौन था? इब्राहिम लोदी हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये 1527 में। किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। और याद है कि सब में बाबर जीता गया, ठीक है, बताना नहीं पड़े हमको। अगला क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जवाब देना है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ये 1528 में हुआ था। और ये किसके बीच में? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध हुआ, ठीक है, सही जवाब है।
बताइए घाघरा का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, 1529 में लगे। किसके बीच में हुआ था ये? बाबर एवं अफगानों के बीच में हुआ था। ठीक है, और बाबर का मृत्यु कब हो गया? 1530 में। ठीक है, बाबर का कर्म क्या था? बाबर आया, खाना खाया, चांद देखा, मर गया। इसका ट्रिक है, इसमें सब पानी पिया, पानी नहीं पिलाए थे, पानी पिया, मर गया। इसको बैठाइएगा ना, सब निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1539 किसके बीच में हुआ था? ये शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। इसमें हारा कौन था? हुमायूं हार गया था। उसके बाद आया था कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध। ये कब हुआ? ये 1540 में। इसमें भी हुमायूं हार गया और शेरशाह जीत गया, और इसी युद्ध के बाद इसको छोड़ना पड़ा था। क्या? दिल्ली छोड़ कर भागना पड़ा था, इसको दूसरी जगह जाना पड़ गया। अगला क्वेश्चन जो चलते हैं, पानीपत की दूसरा लड़ाई कब हुआ? ये 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन इसी युद्ध से हुआ, यानी कि तालीकोटा के युद्ध से हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। और बताना आप सभी को हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये 1576 में हुआ था। किसके बीच लड़ा गया था ये? सही जवाब है अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच। इसमें अकबर का जीत हुआ, महाराणा प्रताप का हार हो गया था। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। पता है कोला चिल्क लड़ाई कब हुआ था? ठीक है, 1741। कोला चिल्क लड़ाई 1741 में हुआ था। और इस युद्ध में जो है त्रावणकोर राजा मार्तंड वर्मा ने किसको हराया था? ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था। सही जवाब हो जाएगा। पता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को अंग्रेज एवं जादू उद्दौला के बीच में। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में था। ठीक है, और इसमें फ्रांसीसी का पराजय हो गया था। मतलब पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। किसके बीच में हुआ था? ठीक है, अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और रूहेला का युद्ध कब हुआ था? 74 में। 1774 में हुआ। खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। खुर्दा के 1795 में। ठीक है, 1795 में हुआ। खुर्दा का युद्ध कब हुआ? 1795 में हुआ। इसे निजाम का पराजय हुआ था। ठीक है, सही हो जाएगा। बताए बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। ठीक है, बांडीवाट 60 हुआ था। बताए अगला क्वेश्चन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये कब हुआ था? ये 1857 हुआ। भारत चीन का युद्ध कब हुआ? 1962 में। और भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध 1965 में। दूसरा युद्ध 1971 में हुआ। पता प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 में हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से लेकर 1945 के बीच लड़ा गया। पता है हड़यक वंश संस्थापक कौन था? बिंबिसार। अपनी राजधानी कहाँ बनाया? ये राजगिरी को। पता है शिशुनाग वंश संस्थापक शिशुनाग राजधानी कहाँ बनाया था? ये वैशाली को बनाया था। शिशुनाग वैशाली को बनाया था। नंद वंश संस्थापक महापद्म नंद राजधानी कहाँ बनाया था? ये पाटलिपुत्र को बनाया। ठीक है, शुंग वंश संस्थापक पुष्यभूति शुंग राजधानी कहाँ बनाया है? ये पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुख हो जाएगा राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त और राजधानी कहाँ बनाया? ये पाटलिपुत्र को बनाया। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश का संस्थापक कौन सा? और राजधानी कहाँ बनाया है? पुरुषपुर। कुछ बोले थे क्या? अच्छा ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना, बकाटक वंश के संस्थापक ये बिंद शक्ति हो जाएगा। सही जवाब है। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति वर्धन होगा, जो कि अपना राजधानी कहाँ बनाया था? ये कन्नौज या फिर थानेश्वर को बनाया था। कन्नौज या फिर थानेश्वर हो जाएगा। पता है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, सिंह बर्मन चतुर्थ हो जाएगा। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह बर्मन चतुर्थ था। अपनी राजधानी कहाँ बनाया? ये कांचीपुर को राजधानी बनाया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक ये दंती दुर्ग था। और राजधानी कहाँ बनाया? ये मान्यखेत या फिर कल्याण। पता ना बदामी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? ये जयसिंह प्रथम। और ये राजधानी बतापी को बनाया था। और कल्याणी के चालुक्य का संस्थापक कौन होगा? ये तेलप द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य का संस्थापक तेलप द्वितीय होगा। और राजधानी कहाँ बनाया? कल्याण या मान्यखेत को बनाया था। और बेगी के चालुक्य के संस्थापक ये विष्णुवर्धन हो जाएगा। और राजधानी बेगी को बनाया था। ठीक है, बताइए यादव वंश का संस्थापक विल्लम पंचम था। और ये राजधानी कहाँ बनाया? देवगिरी को बनाया था। सही जवाब हो जाएगा। कदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मन। ठीक है, मयूर शर्मन हो जाएगा। और राजधानी बनवासी को बनाया था। बनवासी। बताइए पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। और राजधानी मुंगेर को बनाया। सही जवाब है। कारकोट वंश का संस्थापक
दुर्लभ वर्धन हो जाएगा। बताइए गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? ये नागभट्ट प्रथम हो जाएगा और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ये वासुदेव हो जाएगा, ठीक है। बताइए सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? ये मूल राज हो जाएगा, ठीक है। और राजधानी कहाँ बनाया? अहिलवाड़ा को बनाया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और राजधानी कहाँ बनाया? दिल्ली को बनाया। तो दोस्तों हिस्ट्री का ठीक तो बोले हैं, दिल्ली को बनाया है। और जो भी आज का बन रहा था हिस्ट्री से करवा दिया। अब चलते हैं ज्योग्राफी की ओर। ज्योग्राफी कहाँ भाग गया? फाड़ दे बउआ एकदम तो ध्यान दीजिए, क्लास ध्यान दीजिए, बात मत कीजिए। तो बताना आप सभी को, आ चुके हैं आप सभी के बीच में ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी को लेकर बताना। आत्मनिर्भर भारत की भावना से राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के रूप में किसको अपनाया गया है? ये कवच को अपनाया गया, ठीक है। कवच को अपना, पता है कवच को जो है ना भारतीय रेलवे में कवच को तैनाती कहाँ शुरू कर दिया गया है इसको? दिल्ली टू मुंबई और दिल्ली से हावड़ा कॉरिडोर, दो जगह पे इसका शुरू कर दिया तैनाती। पता है इसका टोटल लंबाई कितना हो जाएगा? 3000 किलोमीटर लंबाई पर किया जा रहा है, ठीक है। बताना अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? ये बड़ोदरा। तो बड़ोदरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। बड़ोदरा गुजरात में पड़ता है, समझ गए। ये टक्कर होने से पहले पता चल जाएगा, ट्रेन रुक जाएगा, वही कहना चाह रहे हैं आप। और ध्यान दीजिए क्लास पे। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, बताइएगा कि सीसीटीवी कैमरे से युक्त पहली रेलगाड़ी कौन हो जाएगी? ठीक है, अमृतसर दिल्ली शान ए पंजाब एक्सप्रेस। शान ए पंजाब एक्सप्रेस जो क्या है, सीसीटीवी कैमरे से युक्त पहला ट्रेन बन चुका है। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? 8 अप्रैल 2016 को सुरेश प्रभु के द्वारा किया गया था, ठीक है। और उसमें दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कर दिए थे। अगला क्वेश्चन बताना है, वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी कौन थी? नई दिल्ली टू हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। नई दिल्ली टू हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, गरीबों की लंबी दूरी की यात्रा सुगम बनाने के लिए अनारक्षित कोचों वाली देश की पहली जो अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई गई थी, कहां से कहां के बीच? ये एर्नाकुलम टू हावड़ा, ठीक है। एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच में ये 2017 में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगरतला अखौरा रेल मार्ग पूरा हो जाने से कोलकाता से अगरतला के बीच की रेल मार्ग दूरी कितना कम हो जाएगा? ये देखिए 1650 से घटकर जो है ना 560 किलोमीटर हो जाएगा। 1650 किलोमीटर से घट के 560 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब है। बताइएगा यूनेस्को द्वारा भारतीय कितने भारतीय रेलवे को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? 4 को भारतीय रेलवे। कौन कौन हो जाएगा? ये दार्जिलिंग हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा, या फिर एक और है काकला शिमला रेल मार्ग। इस चारों को कहा यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। बताइए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे गीत को प्रथम बार कब अपनाया गया? ये 5 अगस्त 2016 को। 5 अगस्त 2016 को भारतीय रेलवे गीत क्या हो जाएगा? हमें प्यार है रेलवे गीत, रेलवे से हमें प्यार है भारतीय रेल से हो जाएगा। और बताइएगा रेलवे गीत का जो रेल गीत है इसका रचनाकार कौन जाएगा? सत्य प्रकाश, ठीक है, सत्य प्रकाश। और इसको गाने में कितना समय लगता है? 3 मिनट का समय। 3 मिनट का समय लगता है, सही मिनट का समय का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जवाब देना है, पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र राज्य कौन है जो अभी तक रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़ा था? ये सिक्किम था, लेकिन अब जुड़ रहा है। हाँ वही हम बोले नहीं जुड़ा था, है नहीं बोले, ठीक है। था का मतलब भूतकाल हो जाता है, इसलिए अभी ये जुड़ रहा है धीरे धीरे, इसका भी काम चल रहा है। बताना अगला क्वेश्चन जवाब देना है कि मिजोरम में एकमात्र रेलवे स्टेशन कौन सा हो जाएगा? ये बैराबी है, जो कि मिजोरम का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। पता ना मिजोरम जो है ना किस वर्ष रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है? मिजोरम किस वर्ष रेलवे नेटवर्क से जुड़ा? 2021 में। मिजोरम 2021 में रेलवे नेटवर्क से जुड़ चुका है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था? ये महात्मा गांधी का कथन हो जाएगा, ठीक है, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ था? ये 1911 में हुआ, ठीक है, 1911 में हुआ था। और पता है ये कहाँ से कहाँ के बीच चला था? ये इलाहाबाद से नैनी, ठीक है, इलाहाबाद से नैनी के बीच में, और डाक सेवा के लिए चलाया गया था। पता है इंडियन नेशनल एयरबेज की स्थापना कब किया गया? 1933 में किया गया, ठीक है, सही जवाब बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा सभी वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके 2 नवनिर्मित निगमों के अधीन रखा गया। कब क्या गया? ये 1953 में कर दिया गया। और 2 जो रखा है कौन कौन हो जाएगा? वो भारतीय विमान निगम एगो एयर इंडिया, भारत विमान निगम एगो एयर इंडिया कर दिया गया, ठीक है। बताइए देश के आंतरिक भागों के अतिरिक्त समीपवर्ती जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इत्यादि में जो है ना सेवाएं कौन उपलब्ध करवाता है? ये भारतीय विमान निगम। भारतीय विमान निगम देखिए देश के आंतरिक और पड़ोसी देश के साथ क्या करता है?
है? ये सेवा उपलब्ध करवाता है। बाद में विदेशी सेवा उपलब्ध कौन करवाता है? ये एयर इंडिया करवाता है, जो विदेशी की सेवा उपलब्ध करवाता है। अगला क्वेश्चन बताना, घरेलू देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरा निगम का स्थापना कब किया गया? ये 1981 में स्थापना किया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद इसे भारतीय विमान निगम में मर्ज कर दिया गया। सही जवाब है। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये न्यू दिल्ली हो जाएगा, एयर इंडिया का मुख्यालय है। और एयर इंडिया का निगमित कार्यालय कहाँ पड़ता है? ये मुंबई में पड़ता है। सही जवाब है। एयर इंडिया का शुभंकर क्या होगा? ये महाराजा। आप भी उड़िए रहे हैं अभी तक, ठीक है। एयर इंडिया का शुभंकर महाराजा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? आप बताइए। अब ये होगा उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र, ठीक है। इसको उड़ा दीजिएगा, किसको? तो प्रतीक चिन्ह को। चलते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। बताना आप सभी को, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? ये नई दिल्ली में हो जाएगा। सही जवाब। बहुत अच्छा जवाब है। पीछे वाले भैया मोबाइल मत चलाइए, क्लास ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? मुंबई में होगा। सब पे ध्यान है भैया। इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान क्लास ले रहे, ध्यान है, सबको देख रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोलकाता में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को कि अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई। कहाँ पड़ता है? चेन्नई हो जाएगा। सही जवाब। अच्छा जवाब है। बताइए, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नागपुर, और नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। बहुत जवाब महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अहमदाबाद में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा, गोपीनाथ बारदौली हवाई अड्डा ये गुवाहाटी हो जाएगा, जो कि असम में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये लखनऊ में हो जाएगा, ठीक है। लखनऊ में हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। अब बताना, गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अमृतसर कहाँ पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है, ठीक है। पंजाब पड़ता है। जलियांवाला बाग अमृतसर, ठीक है। जलियांवाला बाग का चक्कर अमृतसर में ही हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना, त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये त्रिवेंद्रपुरम एक केरल में पड़ता है ना। कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोझिकोड पड़ता है, केरल का ही हो जाएगा। और शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये श्रीनगर का हो जाएगा। और राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हैदराबाद का हो जाएगा। बताइए, कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में। और बीडी सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार वाला हो जाएगा। उन्होंने एगो अंडमानों में दे दीजिए। आप कहाँ है? अगला क्वेश्चन बताना है, दाबोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये गोवा में पड़ता है। सही जवाब। कैंपेगौड़ा ये बेंगलुरु में पड़ता है। और मंगलुरु कहाँ पड़ता है? मंगलुरु ये मंगलुरु में ही पड़ता है। बताना, देवी अहिल्या बाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये इंदौर का हो जाएगा। सही जवाब है। मध्य प्रदेश में पड़ता है। बताइए, सांगनेरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जयपुर का हो जाएगा। जयपुर कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान। बताइए, अगला क्वेश्चन, कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? ये कोयम्बटूर पड़ता है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है, केरल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिरुचिरापल्ली में पड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वाराणसी में। और चौधरी चरण सिंह पूछे थे वो लखनऊ में जाएगा, ठीक है। अच्छा जवाब है। बताया, बाग डोगरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बताया, अगला बीजू पटनायक हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय भुवनेश्वर ओडिशा, ठीक है। भुवनेश्वर ओडिशा में पड़ता है। बताया, मदुरई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मदुरई। बताना, बिहार में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बिहार का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि एकमात्र पड़ता है और पटना में पड़ता है। ओहो सॉरी गया में पड़ता अंतरराष्ट्रीय, बिहार में पड़ता। पटनों में आ गया, ठीक है। बिहार हो गया, दूगो हो जाएगा। बिहार में दूगो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, एगो बने है, दूगो है, चार हो गया। दरभंगा हो गया, वो तो घरेलू वाला है। अरे दरभंगा घरेलू सेवा विमान, अंतरराष्ट्रीय नहीं। अंतरराष्ट्रीय तो समझते क्या होता है? देश से जो बाहर जाता है। और घरेलू मतलब देश में उड़ता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहे हैं तो दूगो हो जाएगा, गोवा और पटना वाला होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। जो गोवा में गया, गोवा तो दूसरा राज्य है। अरे आप घबरा देते हैं हम सब। गया अंतरराष्ट्रीय हवाई कहाँ पड़ता है? ये गया पड़ता है, जो कि बिहार का हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम गया जी कर दिया गया। सही जवाब। अगला क्वेश्चन बताया, इम्फाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये इम्फाल में पड़ता है, ठीक है। बताइए, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये रांची झारखंड पड़ता है। और शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़ का हो जाएगा। बताना, महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य हवाई अड्डा ये अगरतला गोवा दूसरा है। बताइए, महाराजा जो है ना, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? ये हिसार में पड़ता है, हिसार में पड़ता है। सही जवाब, हिसार में पड़ता है। बहुत सा जवाब है। बताइए, अगला क्वेश्चन आपको जवाब देना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की विमान कंपनियां एयर इंडिया एवं भारतीय विमान निगम का जो है ना, यह दोनों कंपनियों अब जो है ना
किस में किस नाम से जाना जाता है ये? नेशनल, ठीक है, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ द इंडिया लिमिटेड, यानी कि NACIL के नाम से जाना जाता है। और बताएगा इस कंपनी का ब्रांड नाम क्या हो जाएगा? एयर इंडिया हो जाएगा, एयर इंडिया। और बताना वर्तमान में एयर इंडिया का स्वामित्व किसके पास है? टाटा समूह के पास, ठीक है, टाटा समूह के पास हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो भी ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण प्रश्न बनना शुरू करवा दिया गया। चलते हैं विविध की और लुसेंट में विविध भी दिया गया था। बताए पत्थर मस्जिद ये कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर पड़ता है। और इसका निर्माण कौन करवाया था? ये नूरजहां के द्वारा करवाया गया। पत्थर मस्जिद पूछे हैं, पत्थर की ने पूछे हैं, ठीक है। पत्थर की ले पटना जाइएगा, पसला कहेगा पत्थर मस्जिद जम्मू कश्मीर चल जाइएगा और नूरजहां के द्वारा स्थापित किया गया। बताना अगला क्वेश्चन, जामा मस्जिद है आगरा का है, इसका स्थापना कौन करवाया था? शाहजहां है। और एक और जामा मस्जिद है दिल्ली, इसका स्थापना कौन करवाया था? ये भी शाहजहां करवाया था। देखिए दिल्ली शाहजहां मस्जिद दोनों, दिल्ली और दोनों का निर्माण कौन करवाया था? जामा मस्जिद निर्माण शाहजहां करवाया था। और एक मोती मस्जिद है दिल्ली का, मोती मस्जिद इसका ये औरंगजेब करवाया था। और आगरा फोर्ट का मोती मस्जिद निर्माण ये शाहजहां करवाया था। बताइए अगला क्वेश्चन, चरार ए शरीफ ये कहाँ पड़ता है? श्रीनगर कश्मीर में पड़ता है। और इसका निर्माण कौन करवाया था? जैनुल आबादीन के द्वारा करवाया गया, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सचिवालय कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में पड़ता है। और इसका डिजाइन कौन बनाया था? हर्बर्ट बेकर द्वारा बनाया गया था। हर्बर्ट बोल रहे हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पड़ता है? ये कंबोडिया में पड़ता है। और इसका निर्माण कौन करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। अगला क्वेश्चन, विजय स्तंभ जो है किसको समर्पित है? ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और बताइए विजय स्तंभ जो कितना मंजिल का? ये 9 मंजिल का। सही जवाब 9 मंजिल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जवाब देना फटाफट दीजिएगा। और विजय स्तंभ का ऊंचाई कितना हो जाएगा? 37.19 मीटर। 37.19 मीटर। मास्टर साहब चुपचाप जवाब दिया कीजिए, आप भी बैठे हैं खाली। अगला क्वेश्चन बताना आप लोग है, इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन का डिजाइन कौन तैयार किया था? ठीक है, लुटियंस, एडविन लुटियंस द्वारा तैयार किया गया। सही जवाब है। भारत की रक्षा के लिए किसका गठन किया गया है? सेना का गठन किया गया, सेना का गठन। और बताना जिसका जो है सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। बहुत प्रभाव है। बताइए अगला क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेनाओं को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। थल सेना, जल सेना, वायु सेना। पता थल सेना जो है इसका प्रधान क्या कहलाता है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ठीक है। और पता थल सेना का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। और आपको जानकारी के लिए बता देते हैं तीनों का मुख्यालय नई दिल्ली में ही पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थल सेना को जो है ना कितने कमांडो में बांटा गया? 7 कमांडो में बांटा गया। चलते इन कमांडो का मुख्यालय देखते हैं। आपको थल सेना का बोलेंगे, उसका मुख्यालय बताना है, कमांड बोलेंगे हम। पता है थल सेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? चंडी मंदिर है, चंडी मंदिर हो जाएगा। थल सेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? चंडी मंदिर पड़ता है, ठीक है। और थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय देखिए उधमपुर, उत्तरी मुख्यालय कहाँ होगा? उधमपुर। पता है थल सेना का मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? लखनऊ पड़ता है मध्य कमांड का। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता में पड़ता है। और बताना दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? पुणे महाराष्ट्र पड़ता है। ये थल सेना का पूछने सिर्फ हम। और थल सेना का दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय जयपुर राजस्थान पड़ता है। और थल सेना का ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? ये शिमला किसी का पड़ता है? हिमाचल प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन बताना, प्रत्येक कमांडर जनरल जो है ना किसके अधीन होता है? ये ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन बताना आप लोग, जल सेना जो है ना, जल सेना का प्रधान क्या कहता है? रैंकिंग ये चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ हो जाएगा। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? दिल्ली में पड़ता है। और जल सेना को कितने कमांड में बांटा गया? 3 कमांड में बांटा गया, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, अब जल सेना बताना, जल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय ये विशाखापट्टनम हो जाएगा। और पश्चिमी कमांड का मुख्यालय मुंबई होगा। और दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कोच्चिन हो जाएगा, ठीक है, कोच्चिन हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन था, वायुसेना का प्रधान क्या कहलाता है? एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है। और जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहते हैं, ठीक है। और बताइए एयर जो वायुसेना है इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। और कितने कमांड में बांटा गया? इसको भी 7 कमांड में बांटा गया, थल सेना की तरह। अब बताना इसका मुख्यालय बताइए आप लोग, वायुसेना वाला। बताए पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? शिलोंग। वायुसेना का केंद्रीय कमांड का मुख्यालय इलाहाबाद में पड़ता है। और वायुसेना का दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय ये गांधीनगर। और पता है वायुसेना का बताएगा पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में पड़ता है। और मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? मेंटेनेंस वही नागपुर पड़ता है, नागपुर पड़ता है।
और बताइए वायुसेना का 10वीं कमांड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम पड़ता है और ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु। देखिए वायुसेना का ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु में पड़ता है। और थल सेना वाला ये शिमला में पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों लुसेंट के माध्यम से जो होमवर्क है इसको पूरी तरह से करवा दिए हैं। चल रहे हैं आप सभी के बीच में जो लेके आते हैं महेश बर्नवाल का वन लाइनर बुक दिया गया था, इसको लेके आते हैं और पॉलिटी से शुरू करते हैं। यहाँ पे ना चलते हैं पॉलिटी पे। बताइए अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये कनाडा से लिया गया यानी प्रेरित है। ठीक है, वही बात है। बताइए अगला क्वेश्चन है, किसी सूची के विषय में किस सूची के विषय में केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? ये समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में 7वीं अनुसूची में आता है जो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों क्या करता है? कानून बना सकता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध जो किस अनुसूची का विषय है? ये 7वीं अनुसूची का है, 7वीं अनुसूची में आता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य में द्वारा किया गया था? ये तमिलनाडु के द्वारा राज्य मन्नार कमेटी गठन तमिलनाडु के द्वारा किया गया था। नामों से पकड़ लीजिएगा, तमिलनाडु की तरफ नाम है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद का सृजन किसके माध्यम से किया जाता है? ये संसदीय कानून द्वारा, संसदीय कानून द्वारा किया जाता है। ठीक है, सही जवाब होगा। और बताना अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में होता है? ये अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन आपको जवाब देना है, रेडियो एवं दूरसंचार के विज्ञापन पर कर कौन लगाता है? ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, और बताना भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्ति को संबंधित करता है? ये अनुच्छेद 249। देखिए अनुच्छेद 249 के तहत ही ना केंद्र सरकार जो है ना राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, वो भी राज्यसभा के अनुमोदन के बाद बना सकता है। ठीक है, पहले नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना आप सभी को, अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री। पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। टेम्बाजी पीछे जाकर बता रहे हैं, आगे आइए, चल जाते हैं पीछे, टेक्निकल टीम तो बताता है। अगला क्वेश्चन बताना है कि अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? ये देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सरकारी आयोग का संबंध किससे है, तो केंद्र राज्य संबंध से। ये पिछला जो 12 से 75 पोस्ट था उसमें प्रोग्राम पूछा हुआ था, क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे को बताना है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता और ना ही कोई कर एकत्रित किया जा सकता है? ये अनुच्छेद 265 में कहा गया, अनुच्छेद 265 में कहा गया। सही जवाब हो जाएगा। और बताना आप सभी को, केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए किसकी स्थापना भी कर सकता है? ये न्यायाधिकरण का भी स्थापना कर सकता है। तो पॉलिटी में जो प्रश्न बन रहा था उसको करवा दिया गया। अब चल रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की और इसमें वायुमंडल की ओर। बताना आप सभी को जो है, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैस का विशालतम आवरण जो पृथ्वी का अंग है और चारों तरफ घेरे हुए उसे क्या कहते हैं? इसको वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल से पृथ्वी घिरा हुआ ना, इसी को वायुमंडल कहते हैं। इसी कारण वायुमंडल का हम जो बोलते हैं आप लोग सुन पाते हैं। वायुमंडल नहीं होता तो आवाज नहीं निकलता मुंह से। समझ रहे बात को ना? मतलब सुनवे नहीं करते, निकलना ही नहीं। अरे सुन तो निकलता ही नहीं दोनों मुंह से। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बताना आप सभी को, एसएसटी का क्वेश्चन है। बताइएगा, रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को 2 परतों में बांटा गया, कौन कौन सा गया? ठीक है, सममंडल एवं विषम मंडल। सममंडल एवं विषम मंडल हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, अधिकांश मौसमी गतिविधियां वायुमंडल किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में घटता है। ठीक है, क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, सही जवाब होगा। मौसमी घटना जितना भी सभी क्षोभ मंडल होगा। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। इंग्लिश में याद रखिए, कभी कभी इंग्लिश से डाल देता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत जो विमानों की उड़ने के लिए आदर्श है? ये समताप मंडल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में अवस्थित है? ये भी समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। बताना है, पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल की ऊंचाई कितनी है? सही जवाब है, लगभग 15 से 35 किलोमीटर। लगभग 15 से 35 किलोमीटर। देखिए लगभग पहले ही बोल दिए, लगभग में तनी मनी 19-20 फर्क होता है, ध्यान दिया कीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। बताना आप सभी को, रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? ये आयन मंडल। इसको क्या बोलते हैं इसमें? इंडोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? आयनोस्फीयर बोलते हैं। इनको बोलते हैं आयनोस्फीयर बोलते हैं इसको, आयनोस्फीयर आयन मंडल को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्रिया गैस जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? ये रेडॉन। रेडॉन एक अक्रिया गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे,
वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी होता है? ये आयन मंडल होगा। बताना अगला क्वेश्चन है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित होता है? ये बहिर्मंडल या तापमंडल, इसको तापमंडल या बहिर्मंडल बोलते हैं इसको, ठीक है, वायुमंडल ही बोल सकते हैं इसको। बताइए अगला क्वेश्चन बताना है, पृथ्वी पर हिम से आच्छादित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक जो है ना कब परावर्तित होता है? परावर्तित होता है सूर्य ताप को सर्वाधिक सूर्य ताप को परावर्तित करता है कौन है? हिम से आच्छादित भूमि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में सर्वाधिक तापक्रम क्या जाता है, ठीक है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है, बताइएगा आप सभी को बताना है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है? ये 64 किलोमीटर, ठीक है, 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ये आयन मंडल में पाई जाती है, ठीक है, आयन मंडल हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? 1987 में, ठीक है। बताइए नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है वायुमंडल में? 78.8, यानी 78 याद रखिए। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 20.95, यानी कि 21% हो जाएगा। आर्गन कितना परसेंट होगा? 0.93, ठीक है, 0.93% होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है? ठीक है, 0.036 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नियोन कितना परसेंट होता है? 0.002% होगा। हीलियम कितना परसेंट होता है? 0.305%, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, क्रिप्टॉन कितना होता है? 0.301%, ठीक है। अगला जेनोन है, जेनोन कितना होता है? 0.409%। हाइड्रोजन कितना होता है? ठीक है, 0.405% हो जाएगा। बताना वायुमंडल का न्यूनतम तापमान लगभग कितना होता है? -95 डिग्री सेल्सियस, -95 डिग्री सेल्सियस। तो ज्योग्राफी का भी प्रश्न जो पढ़ना करवा दिया गया। चलते हैं इकोनॉमिक्स की ओर। इकोनॉमिक्स अच्छा टॉपिक चल रहा है। बताइए आप सभी को बताना, आप सभी को कि कृषि किस सेक्टर का विषय है? ये प्राथमिक सेक्टर का विषय हो जाएगा। पता ना, खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सभी प्राथमिक सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र का ही विषय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? ये राज सूची के अंतर्गत, राज सूची का, कृषि राज सूची का विषय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जवाब देना है आपको, केंद्रीय बागवानी संस्था ये कहाँ पड़ता है? नागालैंड में। केंद्रीय बागवानी संस्था कहाँ पड़ता है? नागालैंड में पड़ता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ठीक है, ML दांतवाला की अध्यक्षता में किया गया कृषि मूल्य आयोग की स्थापना। चलते हैं अगला क्वेश्चन को। बताना आप सभी को, कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और मूल्य आयोग कब कर दिया गया? 1985 में कर दिया गया। और बताना कृषि मूल्य आयोग का स्थापना कब हुआ था? ये 1965 में किया गया, ठीक है। बताइएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का 19 होगा। देखिए फिर सुनिए आप, कृषि मूल्य आयोग का स्थापना 1965 में किया गया था और कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है ना, इसको 1985 में कर दिया गया, यानी 20 साल बाद कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये नई दिल्ली इसका मुख्यालय, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में एग्रो इकोलॉजिक जोन्स की कुल संख्या कितना है? 20 संख्या होगा, 20 संख्या होगा, ठीक है। बताइएगा भारत के कृषि साख के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम क्या हो जाएगा? देखिए वाणिज्यिक बैंक घटता हुआ पूछ रहे हैं, बढ़ता नहीं पूछ रहे हैं। पहले वाणिज्यिक तब हो जाएगा सरकारी, तब हो जाएगा, ठीक है। सुनिएगा, इसका घटता हुआ क्रम होगा वाणिज्यिक बैंक, सरकारी बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा हो जाएगा? ये नेफेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना आपको, भारत में कृषि श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है कितना परसेंट? ये कृषि 60% रोजगार प्रदान करता है। बताना आप सभी को, जो है ना UNDP ने किसे जो है ना आर्थिक परिस्थिति का पिता कहा है? ये प्रोफेसर MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, इनको कहा गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी ये कहाँ पड़ता है? ये हैदराबाद में, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पड़ता है? ये हैदराबाद में पड़ता है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना, 1 हेक्टेयर से कम कृषि की भूमि को क्या कहते हैं? सीमांत जोत कहा जाता है, इसको सीमांत जोत कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताना आप सभी को, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू किया गया? ये कर्नाटक द्वारा लागू किया, ठीक है, कर्नाटक राज्य द्वारा लागू किया गया।
बताइएगा, आप सभी को बताना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये 2007-8 में 2007-8 में किया गया था। तो दोस्तों जो एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न बनना शुरू करवा दिया गया। अब चलने आपसे कुछ साइंस को लेके आ रहे हैं, जो दृष्टि का क्विक बुक चलाया था साइंस में, इसको फटाफट से भी करवा देते हैं, जो कि चल रहा है। कौन सा चल रहा है? दर्पण के बारे में पढ़ेंगे आज। चलते हैं, बताना आपसे को आज देखिए अच्छा सुनने वाला, क्या टेंशन ले रहे हैं, हम आ गए। अगला क्वेश्चन बताना, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? ये पार्श्व प्रतिबिंब परिवर्तित, पार्श्व परिवर्तित, ठीक है, पार्श्व परिवर्तित होगा, वही हुआ। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए इस यही कारण है कि एम्बुलेंस पर ठीक सामने जो है एम्बुलेंस जो है पार्श्व परिवर्तित रूप में लिखा था, उल्टा लिखा था। जो गाड़ी जो है ना आगे रियर व्यू मिरर में उसको क्या सीधा दिखाई पड़ता है, ताकि वो आसानी से पढ़ लेता है। अगर सीधा लिखेगा तो उसको उल्टा दिखाई देगा, इसलिए एम्बुलेंस में क्या उल्टा में एम्बुलेंस लिखते हैं और उसको आगे वाले गाड़ी को सीधा दिखाई पड़ता है। समझ गए बात को? अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, दैनिक जीवन में समतल दर्पण का उपयोग जो है ना किस रूप में करते हैं हम लोग? आईना के रूप में करते हैं। आईना के रूप में दैनिक जीवन पूछे, समझ गए? दैनिक जीवन मतलब डेली की यूज हो गया। इसमें क्या करते हैं? आईना। रोज आप लोग सुबह से मुंह देखते होंगे पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, बताइएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा कि बहुदर्शी और पारदर्शी में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? समतल दर्पण का। बहुदर्शी एवं परिदर्शी में समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और बताना है कि किस दर्पण का, किसका प्रयोग जो है ना बंकर में छिपे सैनिक एवं पनडुब्बी में पानी की सतह के ऊपर देखने के करते हैं। देखिए समतल में परिदर्शी, क्या बोले? समतल में परिदर्शी। समतल को क्या है? देखिए बहुदर्शी और पारदर्शी में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और इसी में परिदर्शी का उपयोग बंकर में जो कुछ छुपा रहता है उसको देखने के लिए परिदर्शी दर्पण का प्रयोग करते हैं। और पनडुब्बी जो था जहाज ऊपर का दृश्य देखने के लिए भी किसका करते हैं? परिदर्शी का प्रयोग करता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा का? एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। बताना उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, और अवतल क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। कभी कभी इंग्लिश डाल देता है, इसलिए बोल दिए। बताना आप सभी को, यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो तो क्या कहते हैं उसको? यानी कि उसको क्या कहेंगे? अवतल, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, अवतल हो गया, कॉनकेव होगा। ठीक है, ठीक है, कॉनकेव होगा, इंग्लिश वाला सही जवाब है, आप ही का सही जवाब है। देखिए फिर सुनिएगा, यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है उसको अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण को कॉनकेव कहते हैं, इसको कॉनकेव मिरर कहा जाता है। और पता है इसको बाहर की ओर वक्रित होता है तो क्या होगा? इसको उत्तल यानी कॉन्वेक्स दर्पण कहेंगे, इसको कॉन्वेक्स दर्पण कहा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव को किससे डिनोट करते हैं? इसको पीछे डिनोट यानी पोल बोलते हैं, यानी पोल पढ़े होंगे, पोल यानी ध्रुव। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस बृहद गोले का भाग है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं? उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को किससे डिनोट करते हैं? सी से, कैपिटल सी से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस बृहद गोले का भाग है उसकी त्रिज्या क्या कहलाता है? ये वक्रता त्रिज्या कहलाता है। और वक्रता त्रिज्या, ठीक है, और ये वक्रता त्रिज्या को डिनोट करते हैं आर से, कैपिटल आर से। यानी ध्रुव, देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। बताना अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा क्या कहलाता है? ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। और वास्तविक में यह दर्पण पर क्या ध्रुव का क्या अभिलंब होता है, अभिलंब हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, बता दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा कि बताएगा फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाता है? ये फोकस दूरी कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है। ठीक है, बता देखिए अभी जो भी पूछे ना अवतल दर्पण जवाब दीजिएगा आप लोग। ठीक है, बताइएगा अगर अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये फोकस और वस्तु का प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? ये छोटा यानी बिंदु के आकार का होगा, यानी अत्यधिक छोटा होगा। ठीक है, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? ये वास्तविक और उल्टा। देखिए लगभग इसमें एक अपवाद वाला है, बाद में सब वास्तविक और उल्टा ही होता है। अभी भी पूछ लेंगे फिर से। अगला क्वेश्चन बताना है कि जब वस्तु को सी यानी केंद्र पर रखेंगे तो क्या बनेगा? ये कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा? ये फोकस और केंद्र के बीच बनेगा, एफ और सी के बीच। दुगो केंद्र यहाँ पर दुगो यहाँ सी पर रखेंगे, एक मिनट फिर ठीक है, ठीक सी पर रखेंगे, सी पर ही बनेगा। सी से परे है यहाँ पे, हम सही जवाब, सही, शांति हो गया। देखिए सी से परे था यहाँ पे, ठीक है, हम सी पर पढ़ लिए इसको। देखिए वस्तु किसी जगह सी से परे यानी सी के पार होगा, मतलब अलग होगा,
तो क्या कहाँ बनेगा ये एफ और सी के बीच में बनेगा, और ये बढ़ती हुई क्या छोटा ही होगा, और इसका प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। और जब वस्तु को केंद्र यानी सी पर रखेंगे तो ये केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है, केंद्र पर रखेंगे तो ये केंद्र पर ही बनेगा, और इसका आकृति कैसा होगा ये ठीक है, इसकी प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा, और इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, ये समान आकार का हो जाएगा, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा ये सी पर प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है, ये प्रतिबिंब सी पर बनेगा, और सही जवाब है। और ये इसका जो है प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा, और इसका प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताना अगर वस्तु को एफ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये अनंत पर बनेगा, और ये बड़ा क्या अत्यधिक बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और ये वास्तविक और उल्टा क्या होगा, ये प्रकृति होगा। ये बताना है जब वस्तु को P तथा F के बीच में रखते हैं तो इसका कहाँ बनेगा, ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा, और ये कैसा होगा, ये आभासी और सीधा पर, ये आभासी और सीधा होगा, ठीक है, ये आभासी और सीधा हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है, टॉर्च, सर्च लाइट एवं वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ठीक है। समानांतर केंद्र पुंज प्राप्त करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। और सेविंग दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल का, सेविंग में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। और बताइए दांत का जो डॉक्टर होता है किस दर्पण का, ये भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है। सौर भट्टी में किस दर्पण का प्रयोग, ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सौर भट्टी में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, आप उत्तल दर्पण में बताइएगा कि यदि वस्तु जो है अनंत पर होगा तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये भी फोकस पर ही बनेगा, और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, ये छोटा होगा, बिंदु आकार का ही होगा। और बताना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी तथा सीधा होगा, उसमें होता था वास्तविक उल्टा, और इसमें आभासी तथा सीधा होगा, छोटा इसमें, ठीक है, उत्तल में सब वही होगा। बताना जब उत्तल दर्पण में जो है अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में होगा वस्तु, तब कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब, P तथा F के बीच में दर्पण के पीछे बनेगा, और ये प्रतिबिंब छोटा होगा, और ये आभासी तथा सीधा प्रकृति का होगा। तो करें फिजिक्स का जो भी प्रश्न बन रहा है सही करवा दिया गया। अब चल रहे हैं बायोलॉजी की ओर। बायोलॉजी में अच्छा टॉपिक चल रहा है अभी। बताना है सरकंद जो है ना किस जल का रूपांतरित है, ये कंदील जल होगा। सरकंद कौन सा जल है, ये कंदील जल होगा, ठीक है। और बताइए डहलिया और सतावरी कौन सा जल होगा इसका, ये पुलकित जल होगा, पुलकित जल होगा। और अम्बा हल्दी किस जल का, ये ग्रंथिल जल का रूपांतरित, ग्रंथिल जल हो जाएगा। और अंकुर और करेला का जल कौन सा होगा, ये मणिकाम्य जल है। कौन सा जल होगा, ये मणिकाम्य जल हो जाएगा। बाजी फिर बात करें, आप आगे आइए, आप पीछे जाकर बताते हैं। आप अगला क्वेश्चन बताना है, बरगद जो है किसका रूपांतर जड़ है, ये अस्तम मूल। बरगद का जल अस्तम मूल का रूपांतर होगा, जो ये बगल से निकलता है, ये अस्तम मूल तना से निकलता है, ठीक है। मक्का और गन्ना का जो है अस्तम क्या होगा, ये भी अवस्तम मूल का, ये अस्तम मूल का रूपांतर जो बाहर से निकल जाता है, ये अवस्तम मूल। पान जो है किस मूल का रूपांतर है, ये आरोही मूल का रूपांतर, आरोही मूल हो जाएगा। अमर बेल का रूपांतर किसका रूपांतर है, चूसन मूल का। और राइजोफोरा किसका है, ये शोषनी मूल का होगा, शोषनी मूल होगा। और आर्किड किस मूल का रूपांतर है, अधिपाद मूल का। और सिंघाड़ा जो ये संगिकारक मूल का रूपांतर हो जाएगा, ठीक है। बताए कुछ पेड़ पौधा जो स्वयं को शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूल कर लेता है, इसे क्या कहते हैं इसको ठीक है, नहीं मरुद्भिद कहते हैं, मरुद्भिद कहते हैं, इसको जीरोफाइट बोलते हैं, ठीक है, जीरोफाइट बोलते हैं, सही जवाब हो जाएगा। और बताइए अगला क्वेश्चन है, और ऐसे पौधे में पेड़ पौधे की पत्तियां क्या होता है, कांटेदार होता है, जड़ अत्यधिक लंबी होती है, गहरी तथा जड़ इसका लंबा इसलिए होता है कि मरुस्थल में पानी कमी होता है और पानी बहुत अंदर मिलता है, इसलिए अपना जड़ अंदर ले जाता है, उसका जड़ लंबा होता है और ये पानी वहां से प्राप्त करता है। बताइए कुछ पौधे स्वयं को जलीय परितंत्र के प्रति अनुकूल कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, उसको हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं, इसको जलोदभिद कहा जाता है। और कुछ पौधे लवणीय परितंत्र में के प्रति अनुकूल हो जाता है, वो उसको हेलोफाइट्स कहते हैं, लवणोभिद कहा जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को है कि मूल तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए आप सभी को बताना है। खनिज लवण का अवशोषण, देखिए ठीक है, देखिए मिट्टी से जल तथा खनिज का अवशोषण करना, पौधे का जकड़ करना, पौधे को जकड़ना, या पौधे को पदार्थ का खाद्य पदार्थ का संचय करना, या फिर यांत्रिक सहारा, सही जवाब हो जाएगा। और पादप नियमों का संश्लेषण करना, ये सभी काम किसका होगा, जड़ का काम हो जाएगा, ठीक है। बताइए कौन सा परांकुर से बढ़ने वाला पादप अक्ष का वह वायवीय भाग है जो सामान्यतः भूमि के ऊपर स्थित होता है, ये तना होगा, तना, ठीक है। और तना में क्या लगा होता है, शाखाएं, पत्ती एवं पुष्प धारा, ये सब कौन करता है, तना करता, धारण करता, ठीक है।
बताइए तना का प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा? ये शाखाओं का फैलाना तथा फूल तथा पत्ती जो भी है इसको क्या संभाल कर रखने का काम कौन करता है? तना करता है, ठीक है। और जल, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषण पदार्थ का संवहन करने का काम भी कौन करता है? तना के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। बताइए तने में जो है ना कुछ भोजन का भी संग्रह भी होता है, सही जवाब हो जाएगा। तो ठीक है, बताइए तना जो है ना, तना का रूपांतरण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार से होता है। कौन कौन होगा? भूमिगत तना हो जाएगा, वायवीय तना होगा और उपवायवीय तना। भूमिगत तना, वायवीय तना और एक उपवायवीय तना हो जाएगा, सही जवाब। बताइए हल्दी और अदरक का किसका क्या होगा तना? ये प्रकंद हो जाएगा। और आलू का क्या होगा? कंद हो जाएगा। और आलू का कंद होगा। और प्याज और लहसुन का क्या होगा? ये भूमिगत तना सलकंद में आता है। और एक बताइएगा जमीकंद एवं अरबी, ये किसका? ये घनकंद में आता है, सही जवाब हो जाएगा। पता तना या शाख के पार्श्व बड़ी वृद्धि जो कली का विकसित करता है, ये क्या कली से विकसित होता है? ये क्या कहलाता है? ये पत्ती कहलाता है। पत्ती का विकसित कली से ही होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन तैयार कौन करता है? ये पत्ती के द्वारा किया जाता है, पत्ती के द्वारा किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बताना है कि बताइएगा मटर में जो है ना पत्तियां कैसा होता है? ये लता तुल होता है, लता तंतु के कारण, लता के आकार का हो जाएगा, जो लता में विकृत होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है, कुछ पत्तियां जो है ना भोजन संचित करने का भी कार्य करता है, ये किसका पत्ती हो जाएगा? ये इसका उदाहरण बताइएगा। प्याज एवं लहसुन, प्याज एवं लहसुन जो पत्ती है ये क्या करता है? भोजन का संचित रखने का कार्य करता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? ये पत्ती में जो रंध्र होता है उसी के द्वारा किया जाता है, यानी स्टोमाटा के द्वारा किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, बताइए ग्वार पाठा एवं नागफनी में पत्तियां जो है किस रूप में परिवर्तित होकर रक्षा करता है? ये कांटा के रूप में परिवर्तित होता है। ये कांटा का पत्ती जो है कांटा के रूप में परिवर्तित हो क्या करता है? ये रक्षा करता है उसको। बताइए बाष्पोत्सर्जन के नियंत्रण कौन करता है? ये पत्ती यानी रंध्र, पत्ती में उपस्थित रंध्र के द्वारा इसका नियंत्रित होता है, सही जवाब हो जाएगा। बहुत सा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन जवाब देना है, पौधे का प्रजनन अंग कौन सा होता है? ये पुष्प हो जाएगा, पुष्प यानी कि फूल होता है, ठीक है। बताइए जिसमें प्रजनन अंग में क्या होता है? लैंगिक प्रजनन, जिसमें पौधे में लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है। बताइए अगला क्वेश्चन, एक प्रारूपिक पुष्प में पुष्प पत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन हो जाएगा वो? सही जवाब है। देखिए बाह्य दल पुंज है, दल पुंज होगा, पुमंग एवं जयांग। पता है पुमंग जो कौन सा अंग है? ये नर जनन अंग होगा। और एक जयांग है ये मादा जनन अंग हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के अंगों या चक्रों की उपस्थिति के आधार पर पुष्प कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पूर्ण पुष्प होता है, एक अपूर्ण पुष्प। देखिए जिसमें चारों चक्र पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? पूर्ण पुष्प कहते हैं। और जिसमें चारों चक्र नहीं पाए उसको अपूर्ण पुष्प कहा जाता है, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, फल एक परिपक्व अथवा पूर्ण निर्मित क्या होता है? एक फल एक अंडाशय होता है, फल जो अंडाशय से बनता है, ठीक है, जिसका निर्माण फल का निर्माण किसके उपरांत होता है? ये निषेचन के उपरांत, निषेचन के उपरांत फल का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। फल में एक फल वृत्ति होता है, बीज विद्यमान होते, सही जवाब हो जाएगा। और इसमें शुष्क भाग गूदेदार होता है, इसको हम लोग क्या खा जाते हैं गुद्दा को। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को कि कभी कभी कुछ जो है ना पुष्पीय भाग भी फल बन जाते हैं, फल में परिवर्तित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको औसत फल या फिर कूट फल या उसको फॉल्स फल, ये तीनों को कह सकते हैं, कुछ कर दीजिएगा चलेगा। नहीं, पुष्पीय भाग जब बनेगा फल तो उसका क्या कहेंगे? औसत फल कहेंगे। बताइएगा इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? सेब और काजू, सेब और काजू क्या ये सब ये औसत फल का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। और बताइएगा कि जब कभी जो अन्न जैसे कि अन्न सही अंडाशय से निर्मित होता है उसे क्या कहते हैं? जिसका निर्माण अंडाशय उसको वास्तविक फल यानी कि सत्य फल कहते हैं। देखिए सत्य फल का निर्माण क्या होता है? अंडाशय से होता है। और असत्य फल का निर्माण कैसे होता है? फूले से होता है, पुष्प से ही हो जाता है, इसीलिए उसको असत्य फल कहा जाता है। बताइएगा सेब एवं नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन होता है? ठीक है, पुष्पासन होता है, नहीं पुष्प से ही बनता है इसलिए इसका खाने वाला भाग पुष्पासन कहा जाता है। बताइए अमरूद, अंगूर एवं टमाटर खाने वाला भाग देखिए फल भित्ति एवं बीजांड। देखिए याद रखिए जब खाते हैं उसको माइंड लाइक क्या क्या खाते हैं? उसको फल भी खाते हैं, उसका बीजों खा जाते हैं, इसलिए उसका फल भित्ति एवं बीजांड हो जाएगा। पता है पपीता एवं आम का खाने वाला भाग अंता, पपीता जब खाते होंगे सुनिए अंता मध्य फल वृत्ति होगा पपीता का। देखिए पपीता जब छिलते होंगे और अंदर व्हाइट करके होगा, उसका बीज उसको हटा देते हैं तब खाते हैं, इसलिए इससे क्या होगा? मध्य फल वृत्ति, बीज का भाग खाते हैं इसलिए मध्य फल वृत्ति होगा, ठीक है। और ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। मतलब नारियल का खाने वाला भाग ये भ्रूणपोष हो जाएगा, सही जवाब उजला उजला होता है। अगला क्वेश्चन बताना, केला का खाने वाला भाग कौन होता है? ठीक है, मध्य एवं अंता, मध्य एवं अंता दोनों खा जाते हैं। देखिए मध्य मतलब क्या होता है? बिचला होता है, अंता बिचला अंदर वाला होता है।
और ऊपर का छिलका छील लेते हैं, गाय को फेंक देते हैं, समझ गए ना, और आधा प्रोटीन वहाँ छिलके चल जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है, गेहूं का खाने वाला भाग भूर्ण पोष एवं भूर्ण होता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना, लीची वाला क्या होता है, एरियल होगा। चना एवं मूंगफली का खाने वाला भाग है, ठीक है, बीज पत्र एवं भूर्ण हो जाएगा। सहतूत का खाने वाला भाग क्या होता है, रसीले परिदल पुंज, रसीले परिदल पुंज। और कटहल का खाने वाला भाग परिदल पुंज एवं बीज दोनों खा देखिएगा। जब कटहल खाइएगा ना, बीज निकाल कर धर दीजिएगा, उसको सुखाने के बाद कुछ उसको भून दीजिए, आग में भून कर खाइए, फिर भी उसको खा सकते हैं, अच्छा लगता है खाने में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको खाने वाला भाग कौन, बीज एवं परिदल पुंज दोनों हो जाएगा। बताना, अनानास खाने वाला भाग क्या होता है, परिदल पुंज, अनानास का परिदल पुंज होगा। नारंगी खाने वाला भाग ये जूसी हेयर, जूसी हेयर हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ना, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, कहाँ मिलता है, ये तना काट से, तना काट से मिलता है, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा, तना काट से मिलता है। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा, सही जवाब था। अगला क्वेश्चन आप सभी को एक क्वेश्चन का जवाब देना है, फटाफट जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बताइएगा, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है, ये उसकी छाल का नाश करने से। अगर किसी पौधे का छाल को काट हटा दीजिएगा ना, तो क्या होगा ना, उसका जो जड़ को है ना पोषक पदार्थ मिलवे नहीं करेगा, मतलब भोजन नहीं मिल पाएगा। और भोजन जब नहीं मिला, जड़ क्या सूखने लगेगा, धीरे धीरे पौधा क्या सूख जाएगा और पौधा मर जाएगा। इसलिए कहा गया पौधे को छाल हटाएगा, उसको अधिकतम हानि पहुंच जाएगी, ठीक है, समझ गए बात को। तो आज का जो भी होमवर्क दिया गया था आपको इसमें दृष्टि से करवा दिया गया। आप चलते हैं, आप सभी के बीच में आया है एसपीडी को लेके आए हैं, फटाफट और करंट भी निकाल रखिए, फटाक से निकाल देंगे। चलते हैं, बताना आपसे कोलकाता हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था, ये 1862। देखिए, कोलकाता, बम्बे और मद्रास हाईकोर्ट तीनों का स्थापना कब हुआ, 1862 में किया गया, सही जवाब हो जाएगा। मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्थापना 1886 में किया गया, और 100 साल बाद 1966 में किसका किया गया था, दिल्ली हाईकोर्ट का स्थापना किया गया। दिल्ली और पंजाब तथा हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तीनों का स्थापना 1966 में किया गया। और इलाहाबाद का स्थापना कब किया गया, 1886 में किया गया, ठीक है। बताइए, कर्नाटक हाईकोर्ट का स्थापना, ठीक है, 1884 में किया गया। बताइए, पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब किया गया, सही जवाब 3 फरवरी 1916 में किया गया। बताइए, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का स्थापना ये 1928 में किया गया। बताइए, गुवाहाटी और असम, सही, गुवाहाटी और ओडिशा हाईकोर्ट का स्थापना 1948 असम में गुवाहाटी पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन बताना है, राजस्थान हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ, ये 1949 में किया गया, सही जवाब है। मध्य प्रदेश एवं केरल हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ, ये 1956 में किया गया। गुजरात हाईकोर्ट का स्थापना ये 1960 में किया गया, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का स्थापना ये 1971, 25 जनवरी 1971 को हुआ था। सिक्किम हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ, ये 1975 में। बताना आप सभी को, फटाफट जवाब दिए। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड तीनों हाईकोर्ट ये 2000 में स्थापित किया गया। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा हाईकोर्ट का स्थापना ये 2013 में किया गया। और आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना का स्थापना ये 2019 में किया गया, सही जवाब बताइएगा। NH1 जो है किसको जोड़ता है, ये दिल्ली टू पाक सीमा, दिल्ली से पाक सीमा को जोड़ता है, और इसका लंबाई कितना है, 456 किलोमीटर है। बताइए, NH7 किसको जोड़ता है, ये वाराणसी को कन्याकुमारी जोड़ता है, और इसका लंबाई कितना है, 2369 होता है, याद है, 2369 किलोमीटर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, NH2 किसको जोड़ता है, दिल्ली से कोलकाता को, और NH2 का लंबाई कितना होगा, 1465, ठीक है, 1465 किलोमीटर होगा। NH3 किसको जोड़ता है, आगरा से मुंबई को, आगरा से मुंबई को जोड़ता है, इसका लंबाई कितना होगा, 1161 होगा। और NH4 किसको जोड़ता है, मुंबई टू चेन्नई, मुंबई टू चेन्नई को जोड़ता है, इसका लंबाई 1235 किलोमीटर होगा। और NH5 किसको जोड़ता है, कोलकाता से चेन्नई को जोड़ता है, और इसका लंबाई कितना होगा, 1533 किलोमीटर है। और NH6 किसको जोड़ता है, ये कोलकाता टू मुंबई को जोड़ता है, और इसका लंबाई 1949 किलोमीटर होगा। बताइए, जब 1975 में जो है विश्व कप कहाँ हुआ था, ये इंग्लैंड में हुआ था। इसको जीता कौन था, वेस्ट इंडीज, और हारा कौन था, ऑस्ट्रेलिया हारा था, ऑस्ट्रेलिया हारा था, ठीक है। बताइए, 2011 में जो हुआ था विश्व कप, इसको कौन जीता था, भारत, किसको हराकर, श्रीलंका को हराकर जीता। बताइए, 2023 में विश्व कप कहाँ हुआ था, ये भारत में जीता कौन था, इसको ऑस्ट्रेलिया हरा दिया, किसको, भारत को ही हरा दिया था, ठीक है। बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा पहला हमला किस पर किया गया, पोलैंड पर किया गया, ठीक है, बहुत सही जवाब है। बताइए, विजयनगर आने वाला पहली इटली यात्री कौन था, निकोलो कॉन्टी, निकोलो डी कॉन्टी है इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। बताइए, अगला क्वेश्चन, LPG जो सिलेंडर में वजन कितना होता है, ठीक है, 14.2 kg में हो जाएगा LPG का वजन। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, NaNO3 हो जाएगा।
बताइएगा दाब बढ़ाने पर क्वोथनांक क्या था, बढ़ेगा। देखिए क्वोथनांक पता है ना हमेशा बढ़बे करता है, घटने का नाम नहीं लेता है, तो क्वोथनांक क्या होगा, हमेशा बढ़ जाएगा, ताप बढ़ेगा घटेगा सब में क्वोथनांक बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, जवाब दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति कौन था, ये सतीश नारायण, सतीश नारायण हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था, ये शाहजहां करवाया था, सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन आ जाता है, ये मेनिंजाइटिस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन आता है। बताइएगा रंगास्वामी कप का संबंध किससे है, ये हॉकी से संबंधित होगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का स्थापना रामदेव महाराष्ट्र में क्या क्या। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, 22 भाषा हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। एलिफेंटा पास किस देश में है, ये श्रीलंका हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, ये एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता बोलते हैं, महाधिवक्ता बोलते हैं, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी, जुंको तेबाई कहाँ से थी, ये जापान की हो जाएगा, सही जवाब। बताइए केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र कहाँ पड़ता है, ये मैसूर कर्नाटक में हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी कहाँ पड़ता है, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में बहता है, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला बताना है, बताइए नाचने वाली लड़की की मूर्ति ये कहाँ मिली थी, ये मोहनजोदड़ो से मिला। और हड़प्पा सभ्यता का मोहर किसकी बनी थी, ये सेलखड़ी, ठीक है, सेलखड़ी की बनी हुई थी, सही जवाब हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ये 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। बताएगा मानव बंधुत्व का धर्म उपदेश कौन दिया था, ये गुरु नानक, मानव बंधुत्व का धर्म उपदेश गुरु नानक के द्वारा दिया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन, आवेश की सीजीएस पद्धति मात्रा क्या होगा, ये कूलम हो जाएगा, ठीक है, कूलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जवाब देना है, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का स्थापना कब किया, ये 1873 में किया गया था। और 10 मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, 76 में दिया गया, 76 में जोड़ा गया, सही जवाब हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी का निधन कब हो गया था, ये 1680 में इनका निधन हो गया, सही जवाब हो जाएगा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, ये सुचेता कृपलानी बनी, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, ये 1977 में दिया गया, सही जवाब हो जाएगा। बताइए भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल कौन सी हो जाएगी, नीलगिरी हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा, ठीक है। किलोवाट घंटा किसका इकाई है, ये ऊर्जा का इकाई होगा, ठीक है, ऊर्जा का होगा। वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी दूसरा उद्योग चीनी उद्योग। और बताइए भारत में पहला चीनी मिल कब लगाया गया था, ये 1903 में बिहार में मोढोरा में लगाया गया था, ठीक है। और 1904 में कौन लगाया गया था, बताइए तो, सीमेंट कारखाना मद्रास में लगाया गया, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताना है सूर्य में नाभिक ईंधन क्या होता है, नाभिक ईंधन में हाइड्रोजन होता है। बताइए शुष्क सेल में किसका क्या पाया जाता है, रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है, सही जवाब। धर्म का अध्ययन क्या करता है, धर्म का अध्ययन थियोलॉजी, धर्म का अध्ययन थियोलॉजी होता है। पौधे में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, ये रंध्र के द्वारा, पौधे में पत्ती में उपस्थित रंध्र के द्वारा होता है। गीता रहस्य रचयिता कौन होगा, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, ठीक है। बताइए भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बड़ी भाषा कौन है, बांग्ला भाषा, ठीक है। भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बोली जाने भाषा बांग्ला हो जाएगी। बताना अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ, 1969 दिया जाना, 1969 का गठन 67 हुआ, लेकिन 1969 दिया जाना प्रारंभ हो गया था। तो दोस्तों एसपीटी का जो भी प्रश्न बनना शुरू करवा दिया गया। अब चलते हैं एसपीटी करंट के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था इसको भी देख लेते हैं। बताइए आप सभी को बताना है, आप सभी को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष कौन है अभी, राजीव जी आप बताइए ना, राजीव मेवानी हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा बताइए फिक्की के महासचिव कौन है अभी, शैलेश पाठक, फिक्की के महासचिव कौन है, शैलेश पाठक हो जाएगा। बताइएगा एसोचैम का अध्यक्ष कौन हो जाएगा अभी, संजय नायर हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब। बताइए बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है अभी, सुंदर राम मूर्ति हो जाएंगे। अरे भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, लियोपुरी, देखिए यूटीआई वाले के लियोपुरी खाइयो। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष कौन है अभी, प्रमोद अग्रवाल। इसका स्थापना कब हुआ था, 1875 में, ठीक है, 1875 में क्या गया था। बहुत सा जवाब है, फटाफट जवाब दीजिए तभी। बताइए आरबीआई गवर्नर कौन जाएंगे, ये संजय मल्होत्रा। कितने क्रम क्या है ये 26वें क्रम को हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा,
भारतीय स्टेट बैंक का भी अध्यक्ष कौन है? श्रीनिवासलू शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जवाब है। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक कौन है? ये राम मोहन राव अमारा हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा भारतीय स्टेट बैंक के CFO कौन है? CFO भी ये हो जाएगा कामेश्वर राव कोदावंती। ध्यान दीजिए, इंडिया बैंक के CEO कौन है अभी? विनोद कुमार। इंडियन बैंक के CEO कौन है? विनोद कुमार हो जाएंगे। सही जवाब बताइए। पंजाब नेशनल बैंक का अभी कौन है? अभी अध्यक्ष कौन है? अशोक चंद्र हो गए। अशोक चंद्र। यूको अशोक चंद्र सिद्ध है पंजाब नेशनल बैंक का। यूको बैंक के MD कौन हो जाएंगे? अश्विनी कुमार हो जाएंगे। ठीक है, तो श्लोका देख लेते हैं, बताइएगा, आपसे फटाफट जवाब दीजिएगा। तो किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया? ये ईरान के द्वारा किया गया। ईरान। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है? ये नासा के द्वारा खोजा गया। ठीक है, बताइएगा भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीत लिया? स्वर्ण पदक जीता। सही जवाब, स्वर्ण पदक जीत चुका। अगला क्वेश्चन बताना है, किस राज्य सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और OPD देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की है? ये तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु द्वारा क्या गया? जारी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में कौन सी स्पर्धा है? ये स्विट्जरलैंड होगा। स्विट्जरलैंड। बताएगा IADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे आखिरी मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये चंद्रबाबू नायडू। सॉरी, अमीर। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, कोई बात नहीं, एक बार गलती हो गया तो सही है। अगला कुछ सुनिएगा, फिर सुनिएगा। IADR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बना है? ये चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, सबसे अमीर चंद्रबाबू नायडू। गरीब कौन है? ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन बताना है, बताइएगा भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित किया है? ये नेपाल में किया। और देख कहाँ मारबत उत्सव का मनाया गया? अभी ये नागपुर मनाया गया, नागपुर महाराष्ट्र मनाया गया। ठीक है, बताइए किस बैंक ने MSMES के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? ये SBI के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, तो संविधान का जो है ना, संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये अनुच्छेद 75 से। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री के बारे में दिया गया इसमें। अगला क्वेश्चन बताना है कि 26वां दीप कला मेला का शुरू कहाँ किया गया? ये पटना में किया गया। ठीक है, पटना में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित किया, मनाया? ये यूक्रेन के द्वारा मनाया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ऑटो सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया? ये बिहार में क्या? सही जवाब हो जाएगा। बताइए किस देश के प्रधानमंत्री सितिबेनी राबुका भारत की अधिकारी यात्रा पर आए हैं? ये फिजी का है, फिजी के द्वारा आया गया। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 14वां संयुक्त द्विपक्षीय सेना अभ्यास मैत्री आयोजित किया गया है? ये थाईलैंड का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को कि IADR रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पर है? ये रेवंत रेड्डी। कहाँ का होगा? ये तेलंगाना का मुख्यमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से निलंबित किया है? ये USA का हो जाएगा। मतलब 22वां भारतीय प्रबंधक। वो तो बोले USA आंसर दें, वैसे होगा ना। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, बताइए CISF ने कहा पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? ये मध्य प्रदेश से शुरू किया। ठीक है, मध्य प्रदेश से जाएगा। अगला क्वेश्चन था ना, किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता है? ये चिकिथा तानीपर्थी हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन जवाब देना है, बताइएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है? ये नेपाल शामिल होगा। नेपाल शामिल हुआ। सही जवाब। मतलब शुरू समर फेस्टिवल 2025 कहाँ मनाया गया है? ये लद्दाख मनाया गया। लद्दाख में। मतलब FIDE विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये गोवा में किया जाएगा। भारत गोवा में होने वाला है। अगला क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव रंजन को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है? ये इंडोनेशिया के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तियानजिन शहर चीन में इसका आयोजन किया गया। तो दोस्तों, क्लास कैसा रहा जरूर कमेंट कीजिएगा। कल के लिए एक क्वेश्चन दिया जाए, इसका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से कीजिएगा। अगर इसका जवाब दीजिएगा तो कल आप सभी का नाम शुरू में लिया जाएगा और जगह का नाम जरूर बताइएगा। क्वेश्चन यह है कि विश्व की प्रथम परखनीली शिशु कौन थी और ये कहाँ की थी? ये बताना है आप सभी को। कब इसका जन्म हुआ ये भी बता दीजिएगा कि विश्व की प्रथम परखनीली शिशु कौन थी और इसका जन्म कब हुआ, ये बताना है आप सभी को।
तो कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास कैसा लगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।